गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, इस चैप्टर का क्या नाम है? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस चैप्टर का मतलब क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है एलिमेंट्स जो कि 118 है। ओके, 118, कहीं पर 113 मिलेगा, 110 मिलेगा, ठीक है। तो इतना एलिमेंट्स, ये जो इतना एलिमेंट्स है इसका क्लासिफाई करना है पीरियोडिक तरीके से, क्योंकि सिंपली आप बता सकते हैं 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट, और इस 118 एलिमेंट्स को वन बाय वन करके आपको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स टू डिफिकल्ट टू स्टडी वन बाय वन, ठीक है। सो क्या किया गया, इसको बहुत से साइंटिस्ट के द्वारा, बहुत से साइंटिस्ट का इसमें एफर्ट लगा है, तब जाकर क्या हुआ कि इसको पीरियोडिक मतलब इसको क्लासिफाई किया गया है। आप देखते होंगे, ठीक है ना, सबके जब जो भी लोग 10th में स्टडी कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो तो आपको एक पीरियोडिक टेबल आपको होता है, ठीक है ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स को बांटा जाता है। तो ये जो प्रयास है यही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वो जो आज हम देखते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, तो ये पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नहीं हुआ है, इसको क्लासिफाई करके बनाया गया है। और पहले ये नहीं था, इस तरह का पीरियोडिक टेबल आपके पास नहीं था, लेकिन अब ये आया है, ठीक है ना। तो किस तरह से ये आया है, किन साइंटिस्ट का इसमें मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट है, तो वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो है क्यों किया गया, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स? हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? तो इसका सबसे अच्छा आंसर ये है जो आप सोच सकते हो कि अगर 118 एलिमेंट हो तो हम इसको, बहुत मुश्किल है सबका प्रॉपर्टी याद रखना, सबको क्लासिफाई, सबको अलग अलग उसका स्टडी करना। सो दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू स्टडी सिंपली एंड क्विकली, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपली ढंग से और क्विकली ढंग से हमें स्टडी करने के लिए इसको क्लासिफाई किया गया है। और इससे होता क्या है, तो जिसका केमिकल प्रॉपर्टी से में उसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया है, तो इससे क्या हुआ, हमारा स्टडी आसान हो गया, ठीक है। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में यही हमें पढ़ना है कि सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो हम बता सकते हैं कि बी क्लासिफाई एलिमेंट्स, ठीक है ना, इनटू ग्रुप्स in such a way that the elements in the same characteristics, ठीक है ना, falls in same group. So इसको करने के लिए बहुत से, ठीक है ना, इसको करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट का अपना एक, बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, बहुत से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। और उसमें सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है, तो जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं उसके पहले बताता हूँ, 3-4 साइंटिस्ट को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले डोबेनायर के बारे में पढ़ना है, क्या दिया डोबेनायर्स ने, उनका क्या रोल था, क्या उनमें गलतियां आई जिसके कारण अगले साइंटिस्ट ने अपना फिर कंट्रीब्यूशन दिया, फिर उनमें क्या गलती आई, इस तरह से हमें जानना है। तो बारी वन बाय वन हम सबके बारे में बता दूंगा मैं। पहला है जो जिनका नाम है, ठीक है ना, पहला कौन है, तो उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है, देखिए मैं लिखता हूं, एक मिनट, इसको पढ़ा क्या जाता है, डोबेनायर्स, ठीक है, डोबेनायर्स ट्रेड, ठीक है ना। तो देखिए डोबेनायर्स ट्रेड है क्या। अब आप फोकस रहिए, इतना आपने क्या पढ़ा वो छोड़कर सिर्फ ये फोकस कीजिए डोबेनायर ट्रेड्स क्या है, और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने 10th क्लास के अनुसार डोबेनायर्स के बारे में क्या क्या बातें जानना है, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि डोबेनायर्स, जब डोबेनायर्स के बारे में बात करें तो ये साइंटिस्ट का नाम है डोबेनायर्स, ये जो भी डोबेनायर्स, ठीक है ना, एक ट्रेड उन्होंने लिखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानना है कि ट्रेड क्या होता है, तो इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स,
ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, यही है ट्रेड्स, ठीक है ना। ट्रेड का मतलब यही था, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और ये डोबेनायर 1829 में सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का कोशिश किया, ठीक है ना। सबसे पहले डोबेनायर के द्वारा 1820 में, एक जर्मन साइंटिस्ट थे इन्होंने। और ये जो मैं बातें बताता हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा उसमें सुने कि बहुत सा मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है कि डोबेनायर 1829 में, ठीक है ना, जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने एक बेसिस तैयार किया कि किस बेसिस पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो इनका जो बेसिस था वो था एटॉमिक मास। क्या था? एटॉमिक मास। वो भी क्या? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर उन्होंने तैयार किया पीरियोडिक टेबल को, ठीक है ना। इनके अनुसार एक पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ जो कि 1829 में हुआ। और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ध्यान दीजिएगा, जितने भी साइंटिस्ट हैं, 2-3 साइंटिस्ट पहले जो आएंगे, सबने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, इस बेसिस पर सबने पीरियोडिक टेबल को तैयार किया। लेकिन जो अभी हम जानते हैं, जो हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम यूज करते हैं अभी, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर है। ओके, तो अभी तो वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर है, ठीक है ना। इसके बाद न्यूलैंड्स भी आएंगे, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर। इसके बाद आएंगे मेंडलीफ, वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस बेसिस पर है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, ठीक है ना। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो लिखिए, नहीं तो मैं अब आऊंगा डोबेनियर ट्रेड्स के बारे में है क्या। चलिए डोबेनियर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। मैं अब देखिए यहाँ पर डोबेनियर में लिखा, ट्राइड्स लिखा। ये डोबेनियर ट्राइड्स है क्या? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये बात मैंने पहले आपको बताया है कि डोबेनियर ने एटॉमिक मास के तर्ज पे ही एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया है। तो जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ट्राइड्स आर ऑब्टेन। ट्राइड्स मैंने आपको बताया था क्या है, द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के रूप में ग्रुप हट गया, ठीक है। और एंड उसी में बताया गया था एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। जब आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे ए बी सी, मान लेते हैं 3 एलिमेंट ए बी सी है, तो 3 एलिमेंट जो ट्राइड्स आपको मिलेगा, तो क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ठीक है ना, आर इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा बी निकलेगा a प्लस सी बाई 2। अरिथमेटिक मीन आपको पता ही होगा, एवरेज भी इसको बोलते हैं, और बहुत से बुक्स में आपको मिलेंगे एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर बटा 2 अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा ये बी, ठीक है। यही है डोबेनायर्स का ट्राइड्स मेथड, ठीक है ना। इसी मेथड पर उन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था, शुरू का पीरियोडिक टेबल, जिसको कि बाद में गलत कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर से मैं बताता हूँ, इन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ट्राइड्स आर ऑब्टेन एंड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ, ये देखिए मेरा ट्राइड्स मिला, ठीक है ना। तो इसका जो एटॉमिक मास है ये अदर 2 के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। यही है डोबेनियर्स लॉ। अब आप बोलिए कि सर ये है क्या, ठीक है। तो मैं देखो इसको समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो देखिए पहले तो एलिमेंट्स को तो ऐसे ऐसे करके कुछ ट्राइड्स को बनाया उन्होंने। वो ट्राइड्स में देखता हूँ, जैसे देखिए एक ट्राइड्स उनको मिला लिथियम का, ठीक है ना। एक ट्राइड्स उनको मिला क्या, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। ये 3 ट्राइड्स उनको पहले मिला। अब ये तीनों को ट्राइड्स के रूप में जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में बांटा, तो लिथियम, तो आपको पता होगा लिथियम का एटॉमिक मास, ठीक है ना, 7, इसका 39। तो उनका कहना था कि ये मिडिल वाला का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 39, और इनका अरिथमेटिक मीन, क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 46/2, इसको आप 23, मीन्स इसका जो एटॉमिक मास होगा 23। गॉट इट? ठीक है, कितना आसान से बता दिया, यही उनका रूल था, ठीक है ना। देखिए सिंपल ढंग से अगर आप सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्होंने एक और ट्राइड्स को बनाया, ठीक है ना। वो उस ट्राइड्स में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है ना। कैल्शियम,
स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। तो देखिए इसका आई थिंक 40 एंड 137। ओके, अब इसका अगर आपको निकालना है तो ये आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करके देखते हैं 137 एंड 4771 मतलब 177 और y कितना करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा फिर 88.5। देखिए 88.5 है ना, तो ये क्या है, मैं यहाँ पर रख दूं तो यहाँ पर देखिए दो मतलब मिडिल वाले का ही ना था उनका कि जो मिडिल का एटॉमिक मास होगा बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, मीन के बराबर हो गया। और एक उनके द्वारा और लिया गया था, ठीक है ना, एक उनके द्वारा और लिया गया था वो है क्लोरीन, ठीक है, एक क्लोरीन लिया गया था, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया गया था। तो क्लोरीन का कितना होता है आपको पता होगा 35, ठीक है ना, और आयोडीन का कितना होता है 127। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 127 135 261, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 81। यही 3 ट्राइड्स उनके द्वारा बताया गया था, ठीक है ना, यही 3 ट्राइड्स, ठीक है ना। बाद में यही जाकर उनका गलती भी हुआ, लेकिन मैंने आई थिंक आपको बताया फर्स्ट ट्राइड ये मिला उनके रूल को फॉलो करते हुए, सेकंड ट्राइड ये मिला और थर्ड ट्राइड ये मिला। और कैसे निकला वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो उनका कहा गया था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एटॉमिक मास, देखिए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होगा, इसका 7 है 23 है 39 है ना, तो इसको जब एटॉमिक मास के रूप में किया गया तो ये ट्राइड्स के रूप में बने, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइड कहते हैं। तो उनका कहना था कि दो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट्स का अदर 2 एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरह से। अब मैं इसको बताऊंगा क्यों डोवेनायर्स को क्यों गलत बताया गया, क्यों इसको नहीं माना गया, ठीक है ना, उनके लिमिटेशंस को मैं बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले अगर इसमें से कुछ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है देन आपको लिख, तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आगे आपको बताऊंगा। देखिए वो क्या है, आगे वाली बात जो बताता हूँ कि हर आपको जो पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना कि पहले किन्होंने ये ला दिया, किस बेसिस पर दिया, उनका ला क्या है एंड अदर लिमिटेशन, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लिमिटेशन क्यों लिमिट में रख दिया गया उनके रूल को, अगर डोवेनायर ने बनाया तो क्यों गलत हो गया। तो उनको बनाने के पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा गलती है, इस गलती को आप याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आएगा फटाक से लिख दीजिए, ठीक है ना। और वो गलती क्या है, तो बोल सकते हैं he could find only 3 ट्राइड्स, जो मैंने 3 ट्राइड्स आपको बताया ना, वही 3 ट्राइड्स को वो सिर्फ क्या कर पाए, क्लास मतलब अरेंज कर पाए, बाकी सबको अलग कर दिया, ठीक, मतलब बाकी सबको कर ही नहीं पाए, जिस कारण से इनके इस जो डोवेनायर ट्रेड्स है उसको गलत साबित किया गया। ओके, तो यहाँ तक था कि डोवेनायर ट्रेड्स क्या है, डोवेनायर ट्रेड्स को गलत क्यों किया गया, बस यही एक रूल है डोवेनायर ट्रेड्स को गलत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो क्लासिफाई किया ना मात्र 3 ही को, जो मैंने आपको बताया ना अभी, इसके पहले जो बोर्ड पर लिख के बताया सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, फिर एक बताया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और एक और था क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 3 वो फाइंड ही कर पाए। लेकिन हमारे पास तो बहुत से एलिमेंट है, इस कारण से उनको लिमिटेशन में गलत साबित किया, मतलब गलत कर दिया गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। तो अब सेकंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला भाई, तो सेकंड साइंटिस्ट उनका कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है ना। एग्जाम अगर आप देना है आपको तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको कि बोला जाता है लॉ, क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब ये न्यूलैंड्स का क्या रूल है भाई, सबसे पहले देखिए आप इनके बारे में जानिए, ये है कौन। तो न्यूलैंड्स वही एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, 1864 में उन्होंने बताया, कब बताया 1864 में, और इसके पहले डोवेनियर 1829, तो 1864 में इन्होंने बताया। इनके बताने का क्या मतलब बेसिस था, सबसे पहले तो
मैं बताऊं कि आपको पहले बताया कि एटॉमिक मास, ठीक है ना, सबका एटॉमिक मास, और वो भी कौन सा एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार उन्होंने बताया। ये एक्चुअली में थे क्या, तो एक्चुअली में एक सिंगर थे, सिंगर जो बोलते हैं ना, मतलब म्यूजिशियन, जिनको कि म्यूजिक से बहुत शौक होता है। कैशियो का इनको बहुत ज्यादा शौक था, तो इसके कारण वो जो होता है ना म्यूजिक सारे गामा पा करके, तो इसी बेसिस पर उन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल का रूल भी तैयार कर लिया, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि आप कहते हो सा रे ग मा प द नी, और फिर से लौट कर आ जाता है श, है ना, सा रे ग मा प द नी श। तो ये जो दोहराया जा रहा है ना, इसी पर उन्होंने अपना रूल भी दिया। क्या रूल है, तो देखिए उनका रूल है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, जैसे सिंपल सा बात है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट इज, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ सा बराबर है, वैसे ही मैं करके आपको दिखाता हूँ, पहले लिख देता हूँ कि रूल क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। व्हेन एलिमेंट्स आर arranged in increasing atomic mass, ठीक है ना, increasing atomic mass, तो the property of eighth element, AIGHT, स्पेलिंग में मैं भूल जाता हूँ, eighth element is similar, the property of eighth element is similar to the property of first element, to the properties of first element। देखिए यही रूल है, ठीक है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं, व्हेन एलिमेंट्स, मैंने बताया ना, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, जब आप, इनका एक अलग रूल है, डोबेनायर अलग देकर गए, उनका लिमिटेशन है। अब ये इन्होंने दिया 1834 था ना, 1864 में, ठीक है ना, कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, ठीक है ना, इज सिमिलर द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। वो कैसे, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए, चलिए देखिए इस रूल को मैं इसमें करता हूँ, तो देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एलिमेंट्स को मैंने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर, सबको अरेंज किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, मैं गिनता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनका कहना था ना कि जो एट्थ एलिमेंट का है ना, दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि म्यूजिशियन थे। देखिए फिर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी सेम होगा, मतलब जो एट्थ एलिमेंट आएगा ना वो हमेशा सेम होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैं 1 काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों का सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना 8, मतलब इस तरह आप नहीं समझ पा रहे होगे, फिर से मैं बताता हूँ, मतलब यहाँ से आप काउंट कीजिए, और इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, यहाँ से आप काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर यहाँ पर भी आप कीजिएगा, फिर से देखिए इसको 1 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
मतलब इन दोनों का सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जो डोबेनियर में मिल रहा था वही पर हमको यहाँ पर भी मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो ये कहा गया था रूल, ये जो रूल उनका कहा गया था ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है। उन्होंने ये रूल दिया था when elements are arranged in increasing atomic mass the property of 18th element is similar to the property of first element। जो 8th element है उसका फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होगा। 8th एलिमेंट ये है, इसके अनुसार 8 है, इसके आप इसके अनुसार तो 9 हो जाएगा ना, ये इसके अनुसार ये 8th है, तो इन दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। ये रूल था किनका, न्यूलैंड्स का, ठीक है ना। आई थिंक आपको बेहतर तरह से समझ में आया होगा। तो ये रूल दिया गया था। अब इस रूल में भी गलती आ गया, ठीक है ना। ये जो उन्होंने बताया इतना मेहनत करके 1864 में न्यूलैंड्स ने अपने मतलब अपना जो भी उनका रिसर्च था उसके अनुसार, लेकिन ये गलत हो गया। अब कैसे गलत हुआ वो मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशन, लेकिन पहले इसको देख लीजिए उसके बाद। चलिए देखते हैं कि उनका लिमिटेशन क्या है। ये मैं रहने देता हूं ताकि आप थोड़ा समझ पाओ, ठीक है ना। देखिए उनका लिमिटेशंस क्या था जिसके कारण उनको भी गलत कर दिया गया लिमिटेशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो वो रूल क्या है और दूसरा उनका लिमिटेशन क्या है, आपको याद रखना होगा जरूर। देखिए लिमिटेशंस क्या होता है, तो लिमिटेशंस में सबसे पहला उन्होंने एक बात बहुत गलत बताया, ठीक है ना। उन्होंने कहा ना उनका जो ये रूल है ना, ये जो 1 to 4 वाला सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता है। हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम तक ही सिर्फ फॉलो होना, मतलब कि बोल सकते हैं कि हिज रूल जिसको कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल, क्या होगा, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये एक उनका बहुत यही कैल्शियम तक ही, इसके बाद अगर आप ये काउंट करके ऐड कीजिएगा तो इन दोनों का अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था, सबसे पहला लिमिटेशन। सेकंड, ठीक है ना, he assumed that only 56 elements, he assumed that only 56 elements existed in nature। देखिए ये आप नहीं बोल सकते हैं ना, ये तो गलत है ना। क्या उन्होंने कहा कि मात्र 56 एलिमेंट ही होगा और इसके बाद नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर इनका कहना सही था तो क्या आज 118 एलिमेंट होता, नहीं होता। तो ये गलत, ये भी उन्होंने कहा, ये भी गलत उन्होंने बताया, ठीक है ना। फिर थर्ड उन्होंने क्या गलती किया, ठीक है ना। थर्ड उन्होंने बताया कि सिंपल सा एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को रख देना, ठीक है ना। ही पुट 2 elements इन सेम स्लॉट। ये भी उनका बहुत बड़ा गलत, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा देखिए सेम स्लॉट यहाँ पर देखिए, कहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए, है ना। एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को उन्होंने डाल दिया अपने रूल को फॉलो करने के लिए, उन्होंने सेम स्लॉट। ऐसा और भी आगे आप जाइएगा तो और भी बहुत सा मिलेगा, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स, वो गलत था, ठीक है। तो ये भी उनका गलत। एक फोर्थ था कि he arranged the elements of same characteristic in different slot। देखिए ये भी यहाँ पर देखिए Fe और CONi मतलब कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों का सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लेकिन इसको अलग स्लॉट में रख दिया, इसको अलग स्लॉट में रख दिया। तो ये उनका 4 बहुत बड़ा मिस्टेक था, जो कि मैं फिर से बताता हूँ। इस रूल लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, ठीक है ना। उसके बाद he assumed that only 56 elements existed in nature, जो गलत है। उन्होंने कहा कि 56 ही होगा, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन आज तो 118 है। He put 2 elements in same slot, 2 elements को सेम प्लॉट में रख दिया। एंड his arrange of element सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्लॉट, मतलब अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स का है लेकिन डिफरेंट। Fe का जो नेचर है इसके जैसा ही है लेकिन इसको अलग अलग रखा। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया
कि न्यूलैंड्स मतलब पीरियोडिक टेबल फंक्शन, जो पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन वो क्या है, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं, डोवेनायर लॉ क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, न्यूलैंड्स का लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड उसका लिमिटेशंस क्या है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए फिर नेक्स्ट मैं आऊँगा मेंडलीफ को लेकर, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक्स जरूर कीजिए, लाइक आपका बहुत कम आता है, ठीक है ना। अगर आप लाइक करते तो मैं मोटिवेट होता हूँ थोड़ा। और इसी वीडियो में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब मैं स्टूडेंट को डेली कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं अपना हर वीडियो में डालूंगा, हर दिन एक वीडियो आएगा जिसमें कि डेली क्वेश्चंस होंगे। आपको 10 क्वेश्चन रेंडमली पढ़ लेना है सिर्फ, ठीक है ना। आपका एग्जाम बहुत अच्छा ऐसे भी चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप उस क्वेश्चन को रेंडमली हर दिन देख लीजिएगा कीजिए, हर सब्जेक्ट का होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालूंगा, और आप अगर रोज ये वीडियो को देखकर पढ़ते चले जाइए तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।